हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, जो कि डिप्लोमा सेकेंड ईयर में नया सब्जेक्ट है, जो कि ज्यूरिस की तरह ही है, बिल्कुल सेम, बस नेम चेंज कर दिया है, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स कर दिया है। तो इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे और डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ लॉ, लॉ का क्या मतलब होता है हम उसके बारे में जानेंगे। हिस्ट्री और ड्रग लेगिस्लेशन इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। बोर कमेटी के बारे में पढ़ेंगे कि बोर कमेटी हमारे इंडिया में कब आई थी और इसके अंदर क्या क्या है। फार्मेसी बिल के बारे में पढ़ेंगे और इसके स्कोप एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इतने सारे टॉपिक हम कंप्लीट करने, वीडियो को एंड तक ज़रूर देख। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। लॉ एंड एथिक्स वर्क्स टुगेदर टू मेंटेन द सोसाइटी। लॉ इज अ रूल और कंडक्टिंग दैट इज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एज बाइंडिंग एंड इन्फोर्स्ड बाय अ सोसाइटी। एक तरीके से हिंदी में समझते हैं कि लॉ और एथिक्स मतलब कायदे कानून। जो हम कानून पढ़ते हैं लॉ के अंदर, तो लॉ का मतलब कानून ही होते हैं, जिसमें क्या बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं जो कि एक अच्छी सोसाइटी को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। क्योंकि अगर हम अपने लॉ के हिसाब से नहीं चलेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है, हमारी सोसाइटी में कोई कुछ भी कर दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए लॉज बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, ताकि हमारी बेटर से बेटर सोसाइटी हो सके। फिर हम पढ़ते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। द स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस। मतलब हम जो भी हमारे सोसाइटी में जो भी फंडामेंटल लीगल जो भी बनाए गए हैं प्रिंसिपल, जिसको हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, उसकी स्टडी करना, जो लीगल प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं किसी भी सोसाइटी में रहने के लिए, उसकी स्टडी करना ही ज्यूरिस्प्रूडेंस कहता है। इन जनरल सेंसेस ज्यूरिस्प्रूडेंस इंक्लूड नॉलेज ऑफ द लॉ वाइल इज टेक्निकल सेंस इट इज द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सिविल लॉ। किसी भी लॉ में क्या होता है कि जो हम रूल्स पढ़ते हैं या बनाए जाते हैं, हमारी सरकार कानून बनाती है, तो उसके अंदर हम जो लॉ के बारे में, जो सिविल लॉ बनाई है, अलग तरीके के लॉ बनाए जाते हैं, तो उसकी जो पूरी पूरी नॉलेज उसके अंदर क्या है, उसको पढ़ना ही हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। फिर हम पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल नॉलेज। अगर हम फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो उसमें फार्मास्यूटिकल नॉलेज ही आएगी और लीगल प्रॉब्लम्स आएंगी। इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद द लॉस रिलेटेड टू ड्रग्स, मेडिसिन, कॉस्मेटिक, फार्मासिस्ट एंड फार्मास्यूटिकल प्रोफेशंस। अगर कोई भी जो शॉपकीपर होता है, अगर वो कोई भी ड्रग सेल कर रहा है, मेडिसिन सेल कर रहा है, कॉस्मेटिक, तो इसके लिए भी कुछ लॉज बनाए गए हैं। तो हमें फार्मेसी लॉ इसीलिए पढ़ना है कि हम जो कोई भी ड्रग बेचने से पहले कुछ लॉ को फॉलो करें, वही हमारा मेन एम होता है पढ़ने का। लॉ का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। रूल्स का एक बहुत बड़ा सेट, जिसको जो अथॉरिटी के द्वारा इम्पोस्ट किया जाता है, मतलब बनाया जाता है, उसको हम लॉ कहते हैं। एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, रेगुलेट करता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्टिविटी। कोई भी अगर हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक रूल्स बनाया जाता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। जितने भी तरीके के रूल्स हैं जो बनाए गए हैं और जिसकी स्थापना की गई है किसी भी कम्युनिटी में, स्टेट में और अदर कोई भी अथॉरिटी में, लेगिस्लेशन में और किसी भी कस्टम में, तो उसको हम क्या कहेंगे? लॉ कहेंगे। फिर हम पढ़ते हैं हिस्ट्री और ड्रग लेगिस्लेशन इन इंडिया। इंडिया में कब, हिस्ट्री क्या है उसमें, ड्रग लेगिस्लेशन जैसे कोई भी अगर लॉ बनाया गया, कब इम्प्लीमेंट किया गया, तो उसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंस से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले भी कोई भी लॉ नहीं था, कोई भी लेगिस्लेशन कंट्रोल नहीं था ड्रग के ऊपर। जिसका मन था वो वैसे ही मतलब अपनी ड्रग बेच रहा था, लोग खरीद रहे थे। और प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था किसी भी तरीके का इंडिपेंडेंस से पहले। ऑल्दो जो ओपीएम एक्ट था वो 1878 में आया था, पॉइजन एक्ट 1919 में आया था। आपको ये सन याद रखनी है क्योंकि सन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी आप टॉपिक भूल रहे हैं एग्ज़ाम में लिखने के लिए, तो अगर आपको सन याद है तो अपने वर्ड्स में भी बहुत कुछ बता सकते हैं। तो आगे देखते हैं। डेंजरस ड्रग एक्ट आया था वो 1930 में, वर इन ऑपरेटेड इन येट दे आर इनएडुकेट एंड हैंस देयर एग्जिस्टेड और डिपोलरेबल कंडीशन इन ड्रग ट्रेड एंड इंडस्ट्री। जब कोई भी हमारे इंडिपेंडेंस से पहले जो ये सारे एक्ट्स बने थे, ये लागू तो थे लेकिन उस तरीके से नहीं उसको किया जाता है इम्प्लीमेंट। डिपोलरेबल कंडीशन मतलब उसका ज़्यादा हम लोग मानते नहीं थे, ये समझ लो। तो ये सारे एक्ट्स थे, इनकी ये सन याद कर लेना। फिर 1920 में क्या आया? डीईसी
अभी हमने कौन से सन की बात करी, ये 1920, ये इससे पहले की बात है ये वाली दोनों। फिर 1928 में एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी आई हमारे इंडिया में, जब उन्होंने देखा कि हमारे इंडिया में इतनी ख़राब हालत चल रही है, मतलब कोई भी लेजिस्लेशन नहीं है, कोई भी प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, मतलब कोई भी ड्रग खरीद रहा है, बेच रहा है। तो एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी आई जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करी थी, जो कि भेजा गया था किसके लिए, क्योंकि जो भी इशू चल रहे हैं वहाँ पे देखने के लिए, कि उसको एग्जामिन करें, हम देखें जो भी इशू वहाँ पे चल रहे हैं ड्रग ट्रेड को लेकर हमारे इंडिया में। एंड उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, उस कमेटी ने, ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई जो कि पब्लिश हुई 1931 में। और एक रिकमेंडेशन किया गया कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्ट में ऑफ ड्रग एक्ट 1940 एंड द फार्मेसी एक्ट 1948 48 और 1940 में एक जो रिकमेंडेशन पास हुई थी, उसके बेस पे ये ड्रग की एक्ट बनाई गई 1940 और फार्मेसी एक्ट 1948। ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने जो पब्लिश किया, उसी की बेसिस पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने ये फैसला लिया। जो हमारी ड्रग इंक्वायरी कमेटी थी, उन्होंने कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी, कुछ 10 रिकमेंडेशन दी हैं। उसमें से फर्स्ट है सेंट्रल लेजिस्लेशन टू कंट्रोल ड्रग एंड फार्मेसी, मतलब ड्रग और फार्मेसी के ऊपर कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाएं जिससे कि जो हमारी ड्रग का यूज़ है वो और अच्छी तरीके से हो पाए, जिसे ज़रूरत है उसे ही मिले। और द लेजिस्लेशन में भी कंसिस्ट ऑफ आइदर अ कंबाइंड ड्रग फार्मेसी एक्ट, सेपरेट ड्रग एक्ट एज ए सेपरेट फार्मेसी एक्ट। इसको अलग ये भी उन्होंने रिकमेंड किया कि फार्मेसी एक्ट को अलग अलग से ही बनाया जाए, उसमें मिक्स ना किया जाए। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड टू एडवाइज द गवर्नमेंट, एक एडवाइजरी बोर्ड को अपॉइंट किया गया जो कि जो रूल्स थे उस एक्ट के वो उसके बारे में बता सकें। सेटिंग अप ऑफ कोर्स और ट्रेनिंग, एक कोर्स सेटअप किया गया फार्मेसी के लिए कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है तो वो क्या क्या कर सकता है, जैसे डिप्लोमा कर सकता है या बी फार्मा कर सकता है, तो वो तभी तो वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएगा। तो उसके लिए भी उन्होंने बताया कि कोर्सेज हमें सेटअप करने चाहिए इसके लिए, फार्मेसी को प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए। द ड्रग इंडस्ट्री इन इंडिया शो द डिपेंडेंट एंड डेवलपमेंट, जो इंडस्ट्री हमारे ड्रग की थी इंडिया में वो खुली थी, मतलब उनके पास ऊपर कोई रूल्स वगैरह नहीं था। तो ये भी बताया गया कि उन पर रूल्स बनाने चाहिए कि आप इस एक्ट के तहत ये सारी चीज़ें सेल कर सकते हैं या मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। द मैन्युफैक्चर इन मेडिकल स्टोर डिपोर्ट्स शुड बी ग्रेजुअली रिड्यूस्ड, जो मेडिकल स्टोर पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी उनको कम किया गया। स्टेप्स ड्यूरिंग टेकिंग अ कंपाइल ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, और जो इंडियन फार्माकोपिया है उसको भी उसमें बताया कि जो भी स्टेप्स दिए गए उसी की फॉलो करके ही हमें मेडिसिन बनानी चाहिए। सेटिंग अप टू अ लिस्ट लेबोरेटरी इन ऑल स्टेट्स टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, और जितनी भी ड्रग्स अगर बन रही हैं फार्मास्यूटिकल में वो लेबोरेटरी में चेक होके जाएं, और उनकी जो क्वालिटी है इम्पोर्ट जो ड्रग हो रही हैं उनके बारे में वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, और हमारे जो सैंपल है वो लोकल गवर्नमेंट ही चेक करेगी। द क्रूड ड्रग सिंगल यूज एज वेल एज द कंपाउंडेड मेडिसिन यूज इन सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी बॉट इन अंडर कंट्रोल, और जितनी भी कच्चा पदार्थ हमारे यहाँ बिचता है, खरीदा जाता है, तो उसको क्या बताया गया है कि जो मेडिसिन है वो किसी भी डिसीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए ही खरीदा जाए, मतलब उसका इलीगल यूज़ नहीं करना चाहिए। द सिंकोना डिपार्टमेंट शुड बी कल्टिवेट सिंकोना, और जो सिंकोना डिपार्टमेंट है केवल वही कल्टिवेट कर सकता है सिंकोना, अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है कल्टिवेट करने की तो वो नहीं कर सकता। यही कुछ रिकमेंडेशंस थे जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने बनाए थे। आई होप आपको समझ में आएगा, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं बोर कमेटी। बोर कमेटी क्या होता है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी को ही हम बोर कमेटी कहते हैं। ये 1943 में स्टार्ट हुआ था। इसका क्या था कि ये सर्वे करने आई थी हमारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को चेक करने के लिए एंड टू, और अगर इसमें कोई भी कमी है तो उसको और बेटर तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं ये। और इसके कुछ रिकमेंडेशन इस कमेटी के, द स्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ फार्मास्यूटिकल ट्रेड एजुकेशन अदर फार्मास्यूटिकल इंटरेस्ट, ये इन सारी जो ब्रांचेज हैं इसके द्वारा इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई। और क्या, इनेक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन ड्रग टू प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम द सेफ गार्ड, और इसका मेन एम था कि जो लेजिस्लेशन है जो बनाया गया, हमारे जो लॉ हैं उनको डिज़ाइन किया गया इसलिए क्योंकि जो पब्लिक है उसको प्रोटेक्ट कर सके हम किसी भी अदर तरीके से।
द इंटरेस्ट ऑफ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट एंड टू डिसाइड द प्रोफेशनल स्टैंडिंग ऑफ फार्मासिस्ट इंगेज इन द हैंडलिंग ऑफ ड्रग। अगर कोई भी ड्रग को हैंडल कर रहा है तो वो कम से कम क्वालिफाइड होना चाहिए। ये इनका एक रिकमेंडेशन था कि जो बिना क्वालिफाइड है वो उसको हैंडल ना करें। और जो मीजर्स है वो फार्मासिस्ट जो होता है वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। मीजर्स ऑफ मॉनिटरिंग डिसिप्लिन कंट्रोल ओवर द प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। जो अगर हम कोई भी फार्मासिस्ट है, हमारा जो प्रोफेशन है वो मेंटेन रहना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, ठीक है। रिवाइज्ड कोर्सेज ऑफ स्टडी फॉर लाइसेंसिंग फार्मासिस्ट अलग होना चाहिए, ग्रेजुएट फार्मासिस्ट और फार्मास्यूटिकल अलग अलग इसमें रहने चाहिए। सेटिंग अप इनका एक एडवाइस थी कि हमें सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का भी सेटअप करना चाहिए, हमारे यहाँ भी इसका यूज़ हो सके इसलिए। द ड्रग एक्ट 1940 शुड बी ब्रॉट इनटू द ऑपरेशन थ्रू द कंट्री। इस एक्ट को भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि इससे हमारे जो ड्रग है उसकी और ज़्यादा बेटर मैन्युफैक्चरिंग हो सके। अब हम पढ़ते हैं फार्मेसी बिल। द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1945 में इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी, या इंट्रोड्यूस कराया गया था टू रेगुलेट द हमारे तो किस लिए ये किया गया था कि हमारा जो प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी का वो बना रहे। और फार्मेसी एक्ट आया था 1948 में। इस एक्ट के कुछ फीचर्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ये जो है ये फार्मेसी बिल बनाया गया सेंट्रल एंड फार्मेसी काउंसिल के द्वारा। इसमें क्या था, द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड। इसमें कुछ अगर हमें फार्मासिस्ट बनना है तो उसमें कुछ क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। अगर हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मासिस्ट होता है वो सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल के द्वारा होता है। डिसिप्लिन कंट्रोल ओवर द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी के ऊपर कुछ भी डिसिप्लिन भी होने चाहिए। द फार्मेसी इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट की गई थी 1953 में टू मेक द इंक्वायरी इनटू द वर्किंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। कुछ इंक्वायरी कमेटी के मेंबर्स बनाए गए थे। इस बिल के अंदर क्या है कि कुछ इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट हुई थी 1953 में। क्यों अपॉइंट हुई थी? क्योंकि जो वर्क हो रहा था इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड तो उसको वो इंक्वायर कर सके, मतलब देखने जाए कि सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस बिल के अंदर आता है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट जो कि 1954 में पास हुआ था। द मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 1955 में, जो कि बताया गया था उसमें कि अगर कोई भी टॉयलेट और मेडिसिन प्रिपरेशन बन रही है तो उसमें अल्कोहल का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देता है इसलिए। द अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी। एक कमेटी की अपॉइंटमेंट की गई थी जिसके चेयरमैन थे RN चोपड़ा। इसको RN चोपड़ा कमेटी के नाम से भी जाना जाता है 1944 में। द इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट वॉज पब्लिश्ड इन इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट 1946 में पब्लिश हुई थी। इंडियन फार्माकोपियल कमेटी वॉज अपॉइंटेड इन 1948। दस फर्स्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपिया 1955 में आया था फर्स्ट एडिशन। सेकेंड आया था 1966 में। थर्ड आया था 1985 में और फोर्थ एडिशन आया था 1996 में। द सेंट्रल गवर्नमेंट पास द ड्रग प्राइस ऑर्डर 1966 में। एक ड्रग का प्राइस होना चाहिए, इफेक्टिव प्राइस होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी अपने मन से ड्रग का प्राइस बढ़ा के बेच रहा है। जो रेट लिख के आते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ही लिख के आते हैं। तो ये 1996 में इस चीज़ का जो ऑर्डर है वो पास हुआ था। और ड्रग ऑर्डर वॉज पास्ड इन 1970। इट वॉज अ लेटर रिपीटेड। इसको बार बार चेंजमेंट किए गए इन सारे सन में, 1979 में, 1987 में और 1994 में ड्रग ऑर्डर में भी चेंजेस किए गए। द न्यू ड्रग पॉलिसी 1955 में आई थी और रिसेंटली अनाउंस टू द प्रमोट द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए। नारकोटिक ड्रग आया था 1985 में और OPM एक्ट आया था 1878 में और डेंजरस ड्रग आया था 1930 में। फिर हम स्कोप और ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे और इसके स्कोप क्या थे। इसका मेन एम था कि जो हेल्थ केयर है उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, मैन्युफैक्चरिंग करके अच्छी और सप्लाई करके और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करके। टू मेक दिस एडवाइस टू द स्पेसिफिक एंड रीजनेबल प्राइस। इसके जो प्राइस है वो रीजनेबल रहना चाहिए क्योंकि इकोनॉमिक इफेक्ट भी पड़ता है कि जो गरीब है वो भी खरीद सकें और क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है।
टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी को बनाए रखे, इसका मेन ऑब्जेक्ट था। टू प्रमोट द इंडेंजरस रिसर्च टेक्नोलॉजी, टू नो हाउ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, और जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बेटर क्वालिटी से हो सके। यही हमारे मेन स्कोप और इसके ऑब्जेक्ट थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करना, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। अगर मेरा अच्छी लगी हो वीडियो, अगर मैं अच्छे से समझाती हूँ, आपको अच्छा लगता हो तो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।